बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेश खिदमत हैं। आप देख रहे हैं डिप्लोमेटिक एंड करंट अफेयर्स विद डॉक्टर मुनव्वर हुसैन। आज इंतहाई एक अहम डेवलपमेंट है जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे और वो है पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के खोस्त और पक्तिया के इलाकों में सर्जिकल स्ट्राइक्स। ईरानी सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद अब अफ़गानिस्तान का सर्जिकल स्ट्राइक्स। इसमें अफ़गानिस्तान का क्या मौक़िफ़ है, पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है, इस सारी सिचुएशन को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, किस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में डाल सकते हैं और दोनों ममालिक को क्या कॉस्ट पे करनी होगी, दोनों के पास पॉलिसी ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं। इस सारी बहस को आगे ले जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, स्पेशली आईआर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल अफेयर्स के स्टूडेंट्स और स्पेशली जो कम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास न्यू इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे। सबसे मेरा पहला पॉइंट इस हवाले से ये है कि रियासत का वजूद क्यों कर मुमकिन हुआ। 1648 की ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया के बाद, जो कि 30 ईयर्स वॉर के बाद एक एग्रीमेंट हुआ, उसके नतीजे में नेशन स्टेट सिस्टम वजूद में आई और फिर आज भी हमारा जो इंटरनेशनल सिस्टम है सिस्टमिक लेवल पे, वो नेशन स्टेट सिस्टम है। और रियासत के वजूद के 5 इम्पॉर्टेंट मकासद हैं जिसके अंदर प्रोटेक्शन है लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की, ऑर्डर एंड जस्टिस भी देना है। और रियलिज्म के पैराडाइम के मुताबिक जो सिक्योरिटी है, इट कम्स एट द टॉप ऑफ रियासती एजेंडा, जिसको रियासत किसी भी सूरत में गिव अप नहीं कर सकती। और इसको हासिल करने के लिए रियासत के पास जो तरीका है रियलिस्ट पैराडाइम के मुताबिक, वो है पावर का इस्तेमाल। इसीलिए हैंस जे मॉर्गन था ने अपनी किताब पॉलिटिक्स अमंग नेशन में कहा था कि रियासत के जो भी मकासद हों, लेकिन अल्टीमेट एम रियासत का ये है कि वो अपने पास ताकत रखे, ताकत को बढ़ाए और ताकत का इजहार करे, टू हैव पावर, टू इंक्रीज पावर एंड टू डेमॉन्स्ट्रेट पावर। तो डायमंड कट्स डायमंड एंड पावर कंटेन्स पावर। तो पावर का इस्तेमाल होता है अगर अगली आपके दुश्मनों की तरफ से या मुखालफिन की तरफ से ताकत का इस्तेमाल होता है, ताकत के इस्तेमाल से ही आप उसे कंटेन करते हैं। लिहाजा बैलेंस ऑफ पावर की थीरी, जो कि पहली साइंटिफिक और वाहिद साइंटिफिक थीरी है आईआर के पैराडाइम्स के अंदर, वो ये कहती है कि आपको बैलेंस कायम करना होगा और डिटरेंस के ज़रिए से आप अपने दुश्मन को उसके इरादों से हटा सकते हैं। तो इस हवाले से पाकिस्तानी रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने शहरियों को और स्पेशली अपनी आर्म फोर्सेस को, और आर्म फोर्सेस में भी जो उनकी जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं, उनको टॉलरेट किसी भी सूरत में नहीं करना चाहिए। इसलिए पाकिस्तान का जो रिटेलिएशन है इस हवाले से वो काबिल तहसीन है और एक रियासती बुनियादों पर रियल पॉलिटिक की पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो ये रिटेलिएशन बनता था। मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान की जो हिकमत अमली है अफगानिस्तान के हवाले से, उसके पैराडाइम के अंदर एक शिफ्ट नज़र आ रहा है। और जब पैराडाइम शिफ्ट होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पिछला पैराडाइम डाई डाउन हो जाता है। इस हवाले से अगर आप कोहन को देखें तो वो ये कहते हैं कि पैराडाइम शिफ्ट होता है जब एक एनॉमली आती है हमारे सामने, तो इस एनॉमली का जो हल है वो न्यू पैराडाइम के अंदर होता है और न्यू पैराडाइम पुराने पैराडाइम पे डोमिनेट करता है। तो यहाँ पे हमें एक पैराडाइम शिफ्ट नज़र आ रहा है और पैराडाइम शिफ्ट ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी मुल्क या कोई भी अंसर अगर इसकी सिक्योरिटी को गज़न पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसको रिटेलिएशन मिलेगी और उसको उसकी कॉस्ट पे करनी होगी। तो अफगानिस्तान के हवाले से बड़ा क्लियर कट मैसेज है। ईरानी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो पैराडाइम एक बना, अब वो मजबूत होता जा रहा है और उसके ऊपर ज़्यादा तेज़ी से अमल किया जा रहा है रियासत की तरफ से। और वो ये कि अगर आप कोई भी इस तरह की गलती करेंगे इलाकाई बुनियादों के ऊपर, अगर आप किसी भी इलाके के कोई भी रियासत इस तरह की गलती करेगा तो उसको जवाब ज़रूर मिलेगा। लिहाजा इलाके में मौजूद जो हॉस्टाइल कंट्रीज़ हैं या एजेंसीज़ हैं, उनको एक क्लियर कट मैसेज देना है। अगर इसके ऊपर खामोशी अख्तियार की जाएगी तो एक गलत मैसेज जाएगा। मेरा तीसरा पॉइंट यह है कि पाकिस्तान की जो सालमियत है उसकी हिफाजत पाकिस्तान मिलिट्री के पास है और पाकिस्तान की मिलिट्री बहुत ही पावरफुल एंड ऑर्गेनाइज अंदाज से एक वेल ऑर्गेनाइज्ड इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में। और ये किसी वक्त में ये नैरेटिव भी चलता था कि पाकिस्तान की रियासत में मिलिट्री एज एन ऑर्गेनाइजेशन ही एक एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है, लिहाजा इसका इंटैक्ट होना ज़रूरी है। इस हवाले से CDS भारत के जनरल सुनील ने कहा कि पाकिस्तान की आर्मी अब भी इंटैक्ट एंड स्ट्रांग खड़ी है। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर इंडिया को थ्रेट है तो वो पाकिस्तान आर्मी के हवाले से थ्रेट है। तो तीसरा जो मेरा पॉइंट है, पाकिस्तान आर्मी ने इस सर्जिकल स्ट्राइक से एक मैसेज कन्वे किया है कि पाकिस्तान की कमांडिंग ऑफिसर्स
के ऊपर जो अटैक है, उनकी जो शहादतें हैं, वो किसी भी लेवल पे उसकी टॉलरेंस नहीं की जाएगी। इसी वजह से सदर जरदारी ने जनाजे के अंदर शिरकत की, जनरल आसिम मुनीर जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है पाकिस्तान के, उन्होंने शिरकत की। इसके साथ साथ आपके इंटीरियर मिनिस्टर और फिर आपके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने जो स्टेटमेंट दी है कि इसका बेफिटिंग रिस्पांस पाकिस्तान ज़रूर देगा, और फिर हमने देखा कि कल 3 बजे पाकिस्तान ने बेफिटिंग रिस्पांस दिया और एक टारगेट किया प्रिसीशन के साथ, जिसमें उन्होंने फिर उसके स्टेटमेंट के ज़रिए फ़ॉरेन ऑफिस ने बताया कि गुल बहादुर ग्रुप को टारगेट किया गया है। चौथा पॉइंट ये है कि अफ़गानिस्तान के केस में जो पाकिस्तान का जो रिस्पांस है, अगर इसकी आप ट्रैजेक्टरी को देखें, 3 सालों से जो प्रोसेस चल रहा था अफ़गानिस्तान को इंगेज करने का, कभी डिप्लोमेसी हो रही है, कभी नेगोशिएशन हो रहा है, कभी गैर रियासती लोगों को भेजकर उनको कायल करने की कोशिश की जा रही है, कभी रियासती बुनियाद पर, वो नाकाम होते हुए नज़र आ रही है। और पाकिस्तान ने जितने भी ऑप्शन इस हवाले से इस्तेमाल किए वो सारे एग्जास्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। कभी यहाँ से डॉलर स्मगल हो रहा है, पाकिस्तान के जो ग़िज़ाई अजनास है उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है, पाकिस्तान का इमेज अफ़गानिस्तान की वजह से पहले ही टार्निश हुआ, पूरी दुनिया अफ़गानिस्तान को आइसोलेट करने पर लगी हुई थी और उसको रिकगनाइज़ करने की बात नहीं करती थी। ये पाकिस्तान था जो अफ़गानिस्तान के लिए बात करता था, तालिबान की हुकूमत के लिए बात करता था कि उन्हें अकेला मत छोड़ें और उनको एड दें, अदरवाइज़ वहाँ पे टेररिज्म बनेगी। लेकिन इन सारी काविशों के बावजूद, 4 मिलियन अफ़गानियों को रखने के बावजूद, जिससे हमारी पॉलिटिक्स में, हमारी इकॉनमी पे, हमारी सोसाइटी पे बहुत बुरा असर पड़ा, उसके बावजूद जो अफ़गानिस्तान की तरफ से जो रिस्पॉन्स मिला वो इंतहाई एक नामुनासिब और इंतहाई अफसोसनाक रिस्पांस हमेशा मिला। हमेशा कहते तो रहे कि हम इसको डिसआर्म करेंगे, कहते रहे हम इनको रीलोकेट करेंगे टीटीपी को, लेकिन टीटीपी अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखती रही, यहाँ तक कि जो अमेरिका का असला मौजूद था वो भी इस्तेमाल होता रहा, या वो असला अमेरिकन्स ने जानबूझ के छोड़ा, या वो असलहा अफ़गान हुकूमत के पास था, उनकी फोर्सेस के बाद था, स्लिप होके टीटीपी के अरकान के पास कैसे आया। वो टीटीपी के अरकान जिसके बारे में अमेरिकन थिंक टैंक्स ये कहती हैं कि इनको आशीर्वाद, इनको सुपरविजन, इनको सपोर्ट अफ़गानिस्तान में तालिबान के कुछ कैडर्स के तरफ से ताउन हासिल है। लिहाजा जो मफादात हैं उसमें अफ़गानिस्तान के पास अब ऑप्शन जो बाकी बचे हैं मेरे चौथे पॉइंट में, वो ये कि पाकिस्तान के साथ ताउन, दूसरी सूरत में सेकंड पॉइंट ये है कि अगर ताउन नहीं करेंगे तो दूसरी सूरत में अस्करी, माशी, सियासी, समाजी कॉस्ट पे करने के लिए तैयार हो जाएं, जिसकी तफसीलात मैं आगे बयान करूंगा। और फिर इंटरनेशनली और रीजनली आइसोलेट होने के लिए भी तैयार हो जाएं, क्योंकि अगर चीन इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अगर ईरान नेगोशिएट एंगेज कर रहा है अफ़गानिस्तान में, तो उस हवाले से पाकिस्तान उनको कायल कर सकता है। लिहाजा अफ़गान हुकूमत को इस हवाले से कीमत को चुकाना होगा। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, मेरा पाँचवा पॉइंट, कि अगर ये एस्केलेट होती है ये सिचुएशन, चूँकि अफ़गानिस्तान में जो अफ़गानी तालिबान है ये भी बैटल हार्डन है, पाकिस्तान की फ़ोर्स कई सालों से, 20 सालों से उससे ज़्यादा दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग कर रही है और कामयाबी के साथ जंग कर रही है, तो बैटल हार्डन फोर्स है। तो लिहाजा दोनों बैटल हार्डन फोर्स है, लेकिन पाकिस्तान का अपर हैंड है इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ एयर पावर, इन टर्म्स ऑफ फायर पावर, पाकिस्तान के फार मोर सुपीरियर है। और फिर पाकिस्तान को एडवांटेज है कि तालिबान को हम अच्छी तरह समझते हैं, ये वो कहते हैं हमारी बिल्ली और हम पे ही म्याऊं, तो वी नो कि वो हाउ दे कम इनटू पावर, दे कुड नॉट कम इनटू पावर विदाउट द सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आई मीन दिस इज द ग्लेयरिंग फैक्ट, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। और अगर अफ़गानियों को ये गलत फहमी है कि हम अफ़गानिस्तान में जी अमेरिकन के ख़िलाफ़ लड़े हैं और हमने कामयाबी हासिल की, उनको निकाल बाहर फेंका है, तो अमेरिका दूर की पावर है, पाकिस्तान आपका की जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी पाकिस्तान के साथ आपकी बनती है। फिर हमारे तारीख़ी, सकाफ़ती हमारे रिश्ते हैं, एथनिक बेसिस पे जो पाकिस्तानी पश्तून हैं वो अफ़गानिस्तान के पश्तून को अच्छी तरह से समझते हैं। आप यहाँ पे तालीम हासिल करते रहें, आपकी 4 मिलियन पॉपुलेशन अब भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, तो पाकिस्तान को देयर आर नंबर ऑफ़ ऑप्शंस जहाँ पे आपको हैवी कॉस्ट पे कर सकता है, जो कि आप उसे बियर नहीं कर सकते। दूसरा ये कि अमेरिकन्स का एक टेम्पररी और ट्रांजिटरी यहाँ पे इंटरेस्ट था और कन्फ्यूजन उनकी पॉलिसी के अंदर नज़र आता था। कभी वो नेगोशिएशन कर रहे हैं, कभी वो लड़ाई कर रहे हैं, कभी वो डायलॉग की तरफ जा रहे हैं, कभी वो माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हैं, कभी वो नेशनल बिल्डिंग की बात करते हैं। तो जो प्रेसिडेंट आता वो अपनी पॉलिसी लेके आता। ओबामा साहब की कुछ और पॉलिसी थी, प्रेसिडेंट ट्रंप वहाँ से निकलना चाहते थे, जो बाइडन साहब की डिफरेंट पॉलिसी थी। तो एक कन्फ्यूजन एंड कंट्राडिक्शंस अमेरिकन पॉलिसी के अंदर नज़र आ रहा है कई दहाइयों से, तो लिहाजा यहाँ भी नज़र आया।
तो अफ़गानिस्तान को ये नहीं समझना चाहिए कि हमने जी अमेरिकन और अलाइड फोर्सेस को निकाला तो पाकिस्तान आप नहीं निकाल सकते थे विदाउट सपोर्ट ऑफ द पाकिस्तान। पाकिस्तान की आवाम में आपके लिए हमदर्दियाँ थीं, आप भाग के जब आते थे तो पाकिस्तान की आवाम आपके लोगों, आपकी फैमिलीज़ को अपने साथ रखती थी। ये अब मुमकिन नहीं है। इस केस में न ईरान आपको सपोर्ट करेगा, न चाइना सपोर्ट करेगा, न रशिया सपोर्ट करेगा, न सेंट्रल एशियन सपोर्ट करेंगे। तो लिहाजा ये बात आपको निकाल लेनी चाहिए। पाकिस्तान के इवन पश्तून पॉपुलेशन की हिमायत आपको इस हवाले से मैसर नहीं होगी। दूसरा ये कि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या रह जाते थे, यानी 2 राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस किए हैं, उसके बावजूद भी अगर बारहा अटैक हो रहा है पाकिस्तान के लोगों, सिविलियंस के ऊपर, आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर, पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर, उस केस में पाकिस्तान के पास एयर स्ट्राइक के अलावा कुछ नज़र नहीं आता था। और फिर पाकिस्तान, जिस तरह मैंने पहले कहा, रीजनल कंट्रीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकता है, जिसमें चीन और ईरान जो कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इससे अफ़गानिस्तान की FDI और डेवलपमेंटल जितनी भी प्रोजेक्ट्स हैं वो रुक सकते हैं। और फिर अफ़गान रेफ्यूजी देखें, पाकिस्तान ने पहले भी 5 लाख भेजे, अभी मज़ीद 5 लाख भेजने का सोच रहा है। तो क्या इस हवाले से क्या तालिबान की हुकूमत इस बर्डन को बियर कर सकती है? इसमें भारत का क्या किरदार है, मेरा अगला पॉइंट है। इस हवाले से JP सिंह जो सीजनड डिप्लोमेट है, भारत के सीनियर सीजनड डिप्लोमेट, उन्होंने विज़िट पे किया और विज़िट पे करने के बाद तालिबान की लीडरशिप से मुलाकात किया। अब ये कोइंसिडेंस समझिए कि वो जब विज़िट पे करते हैं ईरान का तो वहाँ से फिर एक प्रॉब्लम आता है, विज़िट पे करते हैं अफ़गानिस्तान में तो वहाँ से एक प्रॉब्लम आता है। तो कहा यह जा रहा है जो पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के हवाले से खुसूसी एलची हैं, एम्बेसडर आसिफ दुरानी, बड़े सीजनड एंड एक्सपीरियंस डिप्लोमेट हैं, हमारे कई दफ़ा प्रोग्राम्स में वो शिरकत भी कर चुके हैं। उनका फरमाना है कि भारत TTP को सपोर्ट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, और उससे ताकि पाकिस्तान को वो कंटिन्यूसली इंगेज कर सके और बिजी रख सके। इस हवाले से FATF की भी रिपोर्ट नज़र आती है जो वो कहते हैं कि इंडिया टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है। लेकिन इंडिया का जो यहाँ नैरेटिव वो क्वाइट डिफरेंट है। वो कहते हैं हम अपना सॉफ्ट पावर प्रमोट करें अफ़गानिस्तान के अंदर, उनके साथ इंगेज करना चाहते हैं, अपने मफादात की खातिर पार्लियामेंट बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं, स्कूल एंड हॉस्पिटल्स बना रहे हैं। तो लिहाजा ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। लेकिन तालिबान जो है वो भी चाहते हैं इंडिया के साथ इंगेज करें, और इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट भी चाहती है कि तालिबान के साथ इंगेज करें, क्योंकि तालिबान अपनी ट्रेड ऑप्शन चाबहार के साथ, ईरान के साथ नेगोशिएट कर रहा है, और चाबहार को डेवलप जो किया है वो इंडिया ने किया है। तो लिहाजा इंडिया के साथ उनकी एक सिलसिला चल रहा है। और फिर ऑफिसर ट्रेनिंग के हवाले से और स्कॉलरशिप्स के हवाले से बात की जा रही है। हल क्या है इन सारे मामलात का? इस मामलात में मैं 2-3 प्रिस्क्रिप्शन देना चाहूँगा। पहले ये कि तालिबान को समझना होगा कि पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी पे अब सेंसिटिव है, और पाकिस्तान चाहता है कि स्टेबिलिटी आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, इकोनॉमिक अपलिफ्ट हो। तो इस तरह की अब वो किसी भी सूरत में इस तरह की कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं देगा जो आपकी सरजमीन जिसमें इस्तेमाल हो। इसके लिए आपको हैवी कॉस्ट पाकिस्तान देगा, वो मिलिट्री होगी, इकोनॉमिक होगी, सोशल होगी, जिसका मुख्तसरन मैंने तस्करा किया। दूसरा ये कि पाकिस्तान को भी समझना होगा कि क्योंकि अफ़गानिस्तान के साथ इस वक्त चीन भी इंगेज कर रहा है, ईरान भी इंगेज कर रहा है, इंडिया भी इंगेज कर रहा है, तो पाकिस्तान को भी डिप्लोमेटिकली इंगेज करना होगा, जिसके बारे में मैं कहता हूँ 2 prong स्ट्रेटजी। एक तरफ आप डिटेरेंस को रखें, दूसरी तरफ डिप्लोमेसी को रखें, ताकि स्पेस न छोड़ें, ताकि वो स्पेस कोई और फिल न करे। तीसरा पॉइंट ये है कि अफ़गानिस्तान को हमसे ज़्यादा बेहतर इस पूरे खित्ते के अंदर और इंटरनेशनली कोई भी नहीं समझ सकता। लिहाजा एक जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी की वजह से, हिस्टोरिकल रिलेशनशिप की वजह से, इकोनॉमिक लिंकेजेस की वजह से, लिहाजा अगर तालिबान को ये समझना चाहिए कि अगर वो अपने इन मफादात को हासिल करना चाहता है तो पाकिस्तान के साथ उसको बना के रखनी होगी। और पाकिस्तान को भी ये समझना होगा कि सिर्फ काइनेटिक पावर हल नहीं होता, चूँकि जो मिलिट्री स्ट्रॉन्ग पावर है, काइनेटिक फोर्स है, वो आप उसका मकसद ये होता है कि लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम फॉर द इम्पॉर्टेंट टारगेट्स को आप हिट करते हुए अगली पार्टी को नेगोशिएशंस के लिए मजबूर करें कि वो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर नेगोशिएट करे। तो लिहाजा दोनों का नुकसान इस सूरत में हो सकता है और तीसरे फरीक को इससे फ़ायदा हो सकता है। मिसाल के तौर पे अफ़गानिस्तान में भी FDI रुक सकती है, पाकिस्तान में भी इस हवाले से FDI रुक सकती है। लेकिन अफ़गानिस्तान को ये क्लियर होना चाहिए कि पाकिस्तान ने सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट होने के बाद होमवर्क कर लिया है कि पाकिस्तान अपने रिसोर्सेज पर इसको हैंडल करेगा, और ऑप्शन प्लान B और C भी ज़रूर तैयार होगा इस हवाले से। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान के पास बेहतरीन ये है कि इनको डिसआर्म करे। आपको ठीक है, दाइश के हवाले से आप परेशान हैं, अमेरिकन फोर्सेस के हवाले से आप परेशान हैं, लेकिन आपको इनको डिसआर्म करना होगा, डिसलोकेट करना होगा,
और अपने उन कैडर में, आपकी लीडरशिप के कैडर में वो लोग जो कि इनकी सरपरस्ती करती हैं, उनकी सरकूबी करनी होगी, उनको साइडलाइन करना होगा। पाकिस्तान के बगैर खित्ते में आपकी तरक्की नहीं है। अगेन आपके लोग, हमारे लोग हिस्टोरिकली, कल्चरली, इकनॉमिकली एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। तो इसको आप ज़रूर जहन में रखें। पाकिस्तान मज़ीद कैजुअलिटीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा और पाकिस्तान इंटरनेशनली भी आपको आइसोलेट करेगा। मुनीर अकरम साहब ने इस हवाले से यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के अंदर एक करारदाद पेश की है और फिर यूएस के साथ इंटेलिजेंस कोऑपरेशन की सूरत में आप मज़ीद नुकसान उठाएंगे। तो मैं समझता हूँ जितना जल्दी इस मसले का हल निकाला जाए उतना बेहतर है। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब करना न भूलिए और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियोस आप तक पहुँच सकें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।